नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए 27 और 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर्स में ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग रिपोर्ट छाई रहेगी। ये रिपोर्ट आरबीआई की तरफ से सालाना निकाली जाती है। इसमें आरबीआई ने कई कंसर्न्स रेज करे, उन कंसर्न्स को हम पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला, आरबीआई ने एनबीएफसी के बारे में कहा है। असल में क्या हो रहा है, एनबीएफसी का जो फंडिंग सोर्स है ना, वो बैंक से, चाहे डायरेक्ट फंडिंग सोर्स का है या इनडायरेक्ट फंडिंग सोर्स का है। डायरेक्ट बात तो क्लियर समझ में आती है कि बैंक की तरफ से फंड दिया जा रहा है एनबीएफसी को। अब इनडायरेक्ट क्या है, देखिए बैंक वो सारे कमर्शियल पेपर और डिबेंचर्स सब्सक्राइब कर लेते हैं जो एनबीएफसी की तरफ से निकलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनका इनडायरेक्ट एक्सपोजर भी एनबीएफसी पे बढ़ जाता है। अगर एनबीएफसी कोलैप्स करती है तो बैंक की बैलेंस शीट में एक स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनबीएफसी पे और प्रेशर पुट करते हैं बैंक। अब ये पूरा इशू देखा गया था आईएलएफएस क्राइसिस में। आईएलएफएस क्राइसिस में जब आईएलएफएस को, जो कि एक एनबीएफसी है, उसे फंड की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब बैंकों ने अपना हाथ रोक दिया। रीजन था उनकी स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट। तो अब आरबीआई ने ये कहा है कि एनबीएफसी को कैपिटल के अपने सोर्सेस उन्हें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आरबीआई ये चाहता है कि बैंक किसी सेक्टर में ज्यादा पैसे ना लगाए, तो आरबीआई उनको सीधा मना नहीं करता। आरबीआई क्या करता है, उस सेक्टर का आरडब्ल्यूए यानी रिस्क वेट एसेट बढ़ा देता है। थोड़ा सा रिस्क वेट एसेट को समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए बैंक एनबीएफसी को 100 रुपए देता है, तो इसमें रिस्क कितना हुआ, 100 रुपए का। पर आरबीआई बैंक को ये बोलेगा कि जब भी तुम इसको अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करोगे ना, तो तुम्हें ये मेंशन करना है कि रिस्क 125 रुपए का है। अब जैसे ही हम रिस्क की वैल्यू बैलेंस शीट में बढ़ाते हैं, तो हमें प्रोविजनिंग ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, और जैसे ही प्रोविजनिंग ज्यादा बढ़ती है तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बैंक अब आगे उस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर बैंक उस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा बढ़ने के बजाय। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए आरबीआई ने आरडब्ल्यूए बढ़ा दिया। अच्छा, इसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। मार्च 2023 तक बैंक का एनबीएफसी में 43.1% का इन्वेस्टमेंट था। अब ये इन्वेस्टमेंट घटकर 42.7 हो गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस साल बहुत ज्यादा आईपीओ आए, 92 कंपनीज के इस साल आईपीओ आए, जिन्होंने 1.6 ट्रिलियन पैसे मार्केट से उठाए। अगले साल इससे भी ज्यादा आईपीओ आने की संभावना है, लगभग लगभग 2 ट्रिलियन का मार्क टच हो सकता है अगली बार। अच्छा, ये पूरा जो एस्टिमेट है ये पैंथोमैथ ग्रुप ने लगाया। पैंथोमैथ ग्रुप का ये कहना है कि अगले साल के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के आईपीओ शेड्यूल्ड है। इस साल की जो मेजर आईपीओ है उनमें हुंडई, जिनका 27,870 करोड़ का आईपीओ आया। उसके बाद स्विगी, जिनका 11,327 करोड़ का आईपीओ आया। ये मुख्य थे। अगले साल जो आईपीओ आने वाले हैं उनके बारे में हम डिटेल में अगली स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, अगली खबर आ रही है यूएसए से। यूएसए ने बॉल्ड ईगल को अपनी नेशनल बर्ड घोषित कर दिया। असल में अनऑफिशियली तो यूएसए की नेशनल बर्ड बॉल्ड ईगल थी। चाहे आप उनका फेड का सिंबल देख लें, चाहे ट्रेजरी का देख लें, चाहे ग्रेट सील का सिंबल देख लें, सब जगह आपको बॉल्ड ईगल की इमेज दिखती है। पर अब उन्होंने इसे ऑफिशियल कर दिया। बॉल्ड ईगल स्ट्रेंथ का प्रतीक, बॉल्ड ईगल करेज का प्रतीक है, ये फ्रीडम को भी दिखाती है। इसीलिए यूएसए ने इसे अपना नेशनल बर्ड घोषित कर दिया। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बॉल्ड ईगल इज द नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आरबीआई ने कंसर्न जाहिर किया है प्राइवेट बैंक की बैलेंस शीट में, और प्राइवेट बैंक की बैलेंस शीट का एक पर्टिकुलर हिस्सा उनके कंसर्न का कारण है। ये है अनसिक्योर्ड लोन। दो टाइप के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर, एक होता है अनसिक्योर। सिक्योर के पीछे एसेट बैकिंग होती है, जैसे कि होम लोन। अगर कोई व्यक्ति होम लोन नहीं भरता तो बैंक उसका घर ले लेगी। पर अनसिक्योर्ड लोन के पीछे कोई बैकिंग नहीं है, जैसे कि पर्सनल लोन। अब बैंकों की बैलेंस शीट में धीरे धीरे अनसिक्योर्ड एसेट बढ़ते जा रहे हैं, तो आरबीआई के लिए ये कंसर्न का मुद्दा है। हालांकि अभी ऐसी स्थिति है कि बैंकों के एनपीए सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ऊपर आईपीओ का डिस्कस करा था, तो इस साल के जो मेजर आईपीओ और जो बड़े बड़े आईपीओ उनमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आने वाला है।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत फेमस कंपनी है, आपने इनके कई प्रोडक्ट्स देखे होंगे। तो इनका आईपीओ एक्सपेक्टेड है 15,000 करोड़ का। सेकंड नंबर पे जो बड़ा आईपीओ आने वाला है वो आने वाला है एचडीबी फाइनेंशियल। ये एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है। हेक्सावेयर टेक और भी कई अन्य आईपीओ इस साल आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यूएलआई प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। यूएलआई है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जैसे एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया यूपीआई है। तो यूपीआई में क्या होता है, वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही यूएलआई भी एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो आरबीआई ने इसके थ्रू 6 लाख लोन डिसबर्स कर दिए, जिनकी ओवरऑल वैल्यू 27,000 करोड़ है। अच्छा, इसमें भी 1,60,000 यानी कुछ हिस्सा एमएसएमई को गया है, पर ये अमाउंट में अगर हम देखें तो ये 14,000 करोड़ है। आरबीआई इनमें 12 सेक्टर्स में लोन दे रहा है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल कैटल, एमएसएमई, अनसिक्योर्ड हाउसिंग, पर्सनल ट्रैक्टर लोन, ये सब मुख्य है। आरबीआई ये चाहता है कि धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म का स्कोप और कवरेज को बढ़ाया जाए। धीरे धीरे आरबीआई इस पे काम कर रहा है कि बैंक और एनबीएफसी टेस्ट करे और अपने वहां जो लोन है वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू दे। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो टर्नओवर टाइम है लोन फाइल के प्रोसेस होने का वो फास्ट हो जाएगा। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई ने एक पूरा 8 मेंबर का पैनल बनाया है, जिसको हेड कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। ये पैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इथिकल यूज पे बना है। ग्लोबली क्या क्या नियम है, क्या क्या रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी अप्रोच है, और इस पर वो पूरी रिपोर्ट बनाएगा। अपनी रिपोर्ट पे वो इस बात पे भी ध्यान देगा कि पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं और आरबीआई कैसे इन रिस्क को रिड्यूस कर सकता है, ताकि भविष्य में जो बैंक, एनबीएफसी और फिनटेक एआई को अपने सिस्टम में असेंबल कर रहे हैं उस पर रेगुलेटरी वॉच बढ़ सके या रेगुलेटरी मॉनिटरिंग बढ़िया से की जा सके। अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि हम एक डीप सी मिशन भेजें। इस बात की घोषणा एमओएस साइंस जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद के एक इवेंट में करी। उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा मिशन होगा ये भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम ओशियन एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे और भी मल्टीपल फाइंडिंग्स हम कर पाएंगे। अगली जो न्यूज है वो इंडियन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर है। इंडियन बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एनपीए घटते जाते हैं वैसे वैसे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है। प्रोविजनिंग घट जाती है। अब प्रोविजनिंग घटेगी और सारे एसेट बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़नी ही बढ़नी है। अच्छा, इस साल 2025 में ये एक्सपेक्टेड है कि बैंकों के प्रॉफिट 1.5 ट्रिलियन रुपए के मार्क को टच कर जाएंगे, जो बैंकों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक प्रोग्राम इनॉग्रेट किया है। इस प्रोग्राम का नाम है अटल युवा महाकुंभ और इस प्रोग्राम को लॉन्च करा उन्होंने लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी के 100th बर्थ एनिवर्सरी में पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम में मेरिटोरियस स्टूडेंट को रिकॉग्निशन मिलेगा, कल्चरल ट्रिब्यूट दिए जाएंगे और डिस्कशन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन को हम हर साल मनाते हैं 25 दिसंबर को और इस दिन को सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव गुड गवर्नेंस डे यानी 25 दिसंबर को जितेंद्र सिंह यानी मिनिस्टर ऑफ साइंस उन्होंने लॉन्च करा विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। ये पूरा इनिशिएटिव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि टीयर 3 गवर्नमेंट है उनको इंपावर करेगा और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बढ़ाएगा। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोकल मुद्दे लोकल स्तर पे ही सॉल्व हो सकते हैं। पावर का और फंड्स का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे और पंचायत और म्युनिसिपल को इंपावर नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, इशू बने रहेंगे। तो बहुत सारे आम आदमी के मैटर्स लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो जाते हैं, पर इनका सॉल्यूशन लाने के लिए हमें इंपावर करना पड़ेगा पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो इसी श्रृंखला में ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने चेयर करी 45th प्रगति मीटिंग। पहले प्रगति को समझ लेते हैं। देखिए, प्रगति एक आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है
जिसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये पूरा प्रगति जो है इससे सरकार मॉनिटर करती है अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो अर्बन ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो थर्मल पावर के प्रोजेक्ट हो। तो कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सरकार उनको मॉनिटर करती है प्रगति के थ्रू। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट प्रगति के थ्रू मॉनिटर होते हैं। अभी यहाँ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट मॉनिटर किए जा रहे हैं। इससे क्या रहता है कि प्रोजेक्ट टाइमली एग्जीक्यूट होते हैं और प्रोजेक्ट में जो एडिशनल कॉस्ट आती है टाइम के बढ़ने से वो काफी रिड्यूस होती है और जितना एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है उतनी ही लगती है। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निविडिया ने अनवील किया है जेटसन ओरायन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर। आप लेफ्ट हैंड साइड में इसकी इमेज देख सकते हैं। असल में एक ग्राफिक्स प्रोसेसर है। देखिए, जो एआई पे काम करने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसर है उसमें निविडिया टॉप की कंपनी है। मतलब निविडिया का कोई कंपटीशन ही नहीं है। पर इशू क्या है, जो भी इनकी तरफ से प्रोसेसर आते हैं, जीपीयू आते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। अब ये एक पहला अफोर्डेबल एआई सॉल्यूशन इन्होंने दिया है, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है। इसका यूज हॉबिस्ट, डेवलपर्स और मेनली स्टूडेंट कर पाएंगे ताकि वो अपने एआई के प्रोग्राम्स टेस्ट कर सके और नए नए एप्लीकेशंस बना सके। तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है। अगली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। जल्दी इंडिया एप्पल की 3rd लार्जेस्ट मार्केट बनने वाला है। 20% इजाफा हुआ है एप्पल की सेल्स का भारत में और अब ये सेल्स पहुंच गई है 15 मिलियन यूनिट तक। इंडिया में ही एप्पल के डिवाइस भी बन रहे हैं और भारत में बहुत तेजी से एप्पल का मार्केट बढ़ता जा रहा है। अभी यूके और जापान 3rd और 4th नंबर पे। अगर ऐसे ही सेल्स बढ़ते रहे तो इंडिया जल्द ही 3rd स्पॉट पे होगा। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में आप मोदी जी से एक जापानी व्यक्ति को हाथ मिलाते हुए देख रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है इंडिया के लिए, क्योंकि जब भारत में पैसेंजर व्हीकल्स स्टार्ट हो रहा था तब इंडिया में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा था और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम बहुत बढ़िया गाड़ियां बना सके। तब इस व्यक्ति ने, जिनका नाम है ओसामू सुजुकी, इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया और ये सुजुकी कंपनी को भारत में लाए, जिससे पूरी टेक्नोलॉजी भारत में आई। और भारत सरकार की एक कंपनी हुआ करती थी मारुति उद्योग, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर करा। तब से भारत में एक कंपनी बनी मारुति सुजुकी और इंडिया इंडिपेंडेंट हो पाया पैसेंजर व्हीकल्स में और इंडिया में नीश टेक्नोलॉजी आ पाई गाड़ियों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अच्छा, न्यूज ये है कि इनकी डेथ हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के कई इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज ने इनकी डेथ पर शोक जताया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुजुकी के चेयरमैन थे ओसामू सुजुकी। इनका इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, तो इन्हें भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक सिग्निफिकेंट अपडेट आया है। आरबीआई ने अलाउ कर दिया है इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन थ्रू पीपीएपी। अब ये मुद्दे को समझ लेते हैं, थोड़ा आसान कर देता हूं मैं आपके लिए। देखिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना यूपीआई का इंटरफेस लगाया और आपने उससे कोई सामान खरीदा, तो आप क्या करोगे, अपने पेटीएम से स्कैन करोगे और वहां उसके फोन पे में चला जाएगा। ठीक, तो सीधा आ जाता है। अब हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि पेटीएम से आपने पेमेंट तो करी पर पेमेंट आपके खाते से कट के उसके खाते में गई और फोन पे का नोटिफिकेशन आया क्योंकि उसका यूपीआई फोन पे में। अब अगर मैं चाहूं कि मेरे पेटीएम वॉलेट से पैसे चले जाए फोन पे के वॉलेट में, ऐसा नहीं होता। तो ये इशू है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने अब ये अप्रूवल दे दिया कि भाई आप क्या करो, वॉलेट्स के बीच में भी इंटरऑपरेबिलिटी लाओ, ताकि मैं यहां से अगर पेटीएम वॉलेट से पैसे भेजूं तो उधर वो फोन पे के वॉलेट में दिखने चाहिए। अभी वॉलेट का जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो इंटरनल रहता है। मैं अपने पेटीएम वॉलेट से किसी और के पेटीएम वॉलेट में पैसे भेज सकता हूं, तो आरबीआई ने इसे अलाउ करा। अच्छा, अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि वॉलेट्स में कौन ज्यादा मार्केट होल्ड करता है। तो सबसे बड़ी मार्केट इसमें जो होल्ड करता है वो पेटीएम है। ठीक, सेकंड नंबर पे फोन पे है, 3rd नंबर पे मोबीक्विक है। ठीक, ये हम यूपीआई की बात नहीं कर रहे, ये हम यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पीपीआई वॉलेट्स की। इसमें पेटीएम टॉप पे है। अच्छा, अगली खबर है कि एनटीपीसी ने पार्टनरशिप करी है यूएस की एक फर्म है सीसीटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्म है क्योंकि ये काम करते हैं
थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे। ये बहुत ही एडवांस कंपनी है, ठीक, इनके पास बहुत ही नीश टेक्नोलॉजी है। अभी तो एनटीपीसी का फोकस थर्मल पावर प्लांट पे है, अब एनटीपीसी धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है क्लीन एनर्जी के सोर्सेस पे। तो इसी के तहत उन्होंने एक पूरी पार्टनरशिप करी है। इस पूरी पार्टनरशिप में ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे जो थोरियम का यूज करें इंस्टेड ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का भी यूज होगा पर वो काफी कम संख्या में। अच्छा, थोरियम भारत में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है यूरेनियम की, इसीलिए एनटीपीसी ऐसे रिएक्टर बनाना चाहता है जो भारत में उपलब्ध थोरियम का यूज कर सके और हम उससे क्लीन एनर्जी डेवलप कर सके। तो यहीं पर आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगा। जाते जाते एक छोटा सा सवाल, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द रिसर्च सेंटर फॉर नेक्स्ट जनरेशन एमोलेड डिस्प्ले। अभी कुछ ही दिन पहले ये काम हुआ है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है। क्या वो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे, आईएएसटी है या इसरो? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।